नमस्कार, जनसत्य न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। किसान संगठनों और सरकार के बीच लगातार गतिरोध जारी है। हालांकि दो मुद्दों पर सहमति जरूर बन गई थी 7वें दौर की बातचीत में, लेकिन आज 8वें दौर की बातचीत हो रही है और इस बातचीत में क्या ये गतिरोध थम जाएगा या आगे बढ़ेगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन उससे पहले कुछ किसान संगठनों की तरफ से नए कृषि कानूनों के समर्थन में ज्ञापन सौंपा गया है। तो नेफेड के डायरेक्टर अशोक ठाकुर जी को ये ज्ञापन सौंपा गया है और उन्हीं से जानते हैं उसी के बारे में कि आखिर इस ज्ञापन में क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार। बिल्कुल सर, आज हम देख रहे हैं कि 40वें दिन में प्रवेश कर गया आंदोलन, लेकिन उस बीच जहां किसानों में गुस्सा है इस बात को लेकर, नए कृषि कानूनों को लेकर, तो दूसरी तरफ अब कुछ किसान संगठनों ने ज्ञापन आपको सौंपा है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अब देश के अंदर जो बाकी किसान हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, उनके अलावा जो किसान हैं वो वास्तव में वो भी अब अपना धैर्य खोते जा रहे हैं। और आज जिस तरह से किसान आए और उन्होंने ये कहा है कि वो इन कृषि कानूनों का समर्थन करते हैं, और उनका ये कहना कि ये जो किसान संगठनों के प्रतिनिधि अपना अहम छोड़ दें और देश के किसानों के हित में जो फैसले हैं वो लें। और मेरा वास्तव में इस पर ये कहना भी है कि अभी आप देखिए कि कृषि कानूनों को लेकर तो बातचीत ये किसान संगठन करने को तैयार नहीं है। सरकार बार बार कह रही है कि आपकी तरफ से जो भी आपत्ति है हम उस पर चर्चा करके उसका हल करने को तैयार हैं, लेकिन वो किसी भी स्तर पर उस बातचीत को करने को तैयार नहीं है। अगर कुछ कृषि संगठनों ने और उनके प्रतिनिधियों ने अगर मांग भी करी है तो वो कृषि कानूनों के बाहर की मांगे हैं, उनका इन कानूनों से कोई लेना देना नहीं है। इसी बात से अंदाज़ा लगता है कि उनके पास कृषि कानूनों को लेकर बहुत कुछ कहने को है नहीं। और वास्तव में अब वो मैं नहीं जानता कि वो किस दबाव में ये सब कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में जो कुछ भी वो कर रहे हैं वो किसानों के हित में नहीं है। मेरा जितने भी ये संगठन हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं जो सरकार से बातचीत करने आ रहे हैं, उनसे मेरा व्यक्तिगत तौर पर भी आग्रह है कि वो जो कुछ भी किसानों के हित में इन कानूनों के अंदर संशोधन चाहते हैं वो सरकार के सामने लाएं। और जो पहले लेकर आए थे, पहले दूसरे दौर की बातचीत में जो बातें आई थी, उनको सरकार ने सैर स्वीकार करते हुए उन पर भी विचार करने का प्रयत्न किया है। तो अब ये हट छोड़ें और केवल अहंकार को लेकर ही ये अहंकार पाल लेना कि नहीं अब तो ये हमारे अहम की लड़ाई है और हम इस पर बातचीत नहीं करेंगे, बिल्कुल केवल और केवल कानून वापस लेने की बात करेंगे, ये लोकतांत्रिक भी नहीं है। और किसी भी लोकतंत्र के अंदर मैं समझता हूँ इन बातों को कोई स्वीकार भी नहीं करेगा। अगर सचमुच वो किसान हितैषी हैं तो उनको जो है इस पर बातचीत करनी चाहिए और जो बढ़िया से बढ़िया ये कानून किसानों के लिए बन सकते हैं वो बनाने में सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए। बिल्कुल। तो बातचीत तो यहाँ पर चल रही है 8वें दौर की, इसमें समाधान निकलता है, क्या बातें रखी जाती हैं किसान संगठनों की तरफ से अपने पक्ष में, या सरकार किस तरह से अपना रुख स्पष्ट करती है, ये तो देखना रहेगा सर। लेकिन जिस तरह से देखा जाए, जहाँ एक तरफ किसान लगातार ये मांग कर रहे हैं कि इस कानून को रद्द किया जाए, MSP पे लिखित गारंटी दी जाए, दूसरी तरफ जो ज्ञापन आपको सौंपा गया है, तो आपको क्या लगता है कि क्या ये दोहरी चुनौती सरकार के सामने, अगर आंदोलन को खत्म करने के लिए सरकार कानूनों को वापस भी लेती है, अगर कानून वापस लेती है तो कुछ किसान संगठन जिन्होंने ज्ञापन सौंपा है वो आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं, तो कैसे दोहरी चुनौती माना जाए सरकार के सामने? नहीं, देखिए, केवल यही जो आज जिन्होंने ज्ञापन सौंपा है किसान संगठनों ने, उनके प्रतिनिधियों ने, उन्होंने ही नहीं कही ये बात। मैं बख्तावरपुर गया था, मैं उजवा ग्राम सभा में नजफगढ़ भी किसानों के बीच में गया था, वहाँ पर भी ये बात उठकर आई थी कि अब बहुत सारे किसान संगठन जो इसके पक्ष में हैं वो भी इस बात के लिए अड़े हुए हैं कि अगर इसको सरकार वापस लेती है तो वो भी आंदोलन का रास्ता अपना सकते हैं। तो सचमुच ये मुझे लगता है सरकार के लिए एक चुनौती जरूर है, लेकिन मेरा भरोसा है कि जिस तरह से ये अच्छे कानून देश के किसानों के हित के लिए बनाए गए हैं उनको किसान सैर स्वीकार करते हुए, और बाकी जो संगठन जो आंदोलन में हैं वो भी अपने लोगों को इसकी जो खूबियाँ हैं उसको समझाकर और इसमें जो कमियाँ हैं उसको दूर कराने में हमारा सहयोग करें, उसको दूर करा के निश्चित तौर पर किसानों के हित में ये कानून अच्छे बने। हमारी भी ये मंशा है कि जो भी कानून बने, मैं आंदोलन को भी गलत नहीं मानता हूं, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आपत्ति, अपनी शंका जाहिर करने का अधिकार है और लोकतंत्र के अंदर आंदोलन करने का भी अधिकार है, लेकिन धक्काशाही जिसको हम कहते हैं ये मुझे लगता है कि कहीं पर भी इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। और अब मुझे ये लग रहा है
कि ये जो किसान संगठन जो बात करने की बात कर रहे हैं, जो आंदोलन में है, ये धक्काशाही पर उतर आए हैं और ज़बरदस्ती अपनी मांगों को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। तर्कपूर्ण तरीके से जो बात होनी चाहिए, तर्कों के आधार पर जो चर्चा होनी चाहिए, जो उसके अंदर कानून के अंदर जो प्रावधान है उन पर जो बात होनी चाहिए, उस पर बात ना करके केवल और केवल वापस लेने पर अड़ना जो है, ये मैं समझता हूँ ये ना किसान के हित में है न देश के हित में है। इसलिए पुनः इस आग्रह के साथ कि ये सब किसान संगठनों के प्रतिनिधि जो है इस बात को समझेंगे कि देश में किसान के हित में क्या है, और उसी को स्वीकार करते हुए ये इन कानूनों के अंदर संशोधन की बात करके सरकार ने जो प्रस्ताव किए हैं उन पर उनको स्वीकार करके मैं समझता हूँ आगे बढ़ने का काम करें। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर कुछ किसान संगठनों का ये भी कहना है कि अगर सरकार एक कदम पीछे हटती है तो हम 4 कदम पीछे हटाएंगे। अब 2 शर्तों को तो आपकी तरफ से मान लिया गया है, लेकिन 2 मुद्दे ऐसे हैं जिनकी लगातार उनकी तरफ से मांग की जा रही थी, और उनका ये कहना है कि जहाँ सरकार ये कह रही है कि फायदा यहाँ पर पहुंचेगा इन नए कृषि कानूनों से, तो दूसरी तरफ किसानों का ये कहना है कि हमारे हित में नहीं बल्कि उद्योगपतियों के हित में है। तो ऐसे में अब सरकार पे जो दबाव बनाने की कोशिश भी हो रही है, सरकार को भी ये बात समझ में आती है, लेकिन अब कानून को वापस लेने में कहीं ना कहीं शर्मिंदगी महसूस कर रही है। किसान संगठनों की तरफ से ये बात भी कही जा रही है, तो आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मैं लगातार चैनलों के ऊपर डिबेट में जाता रहा हूं और मैं बार बार जो लोग किसान बिलों के ऊपर चर्चा करने के लिए आते हैं, जो कृषि संगठनों के प्रतिनिधि हैं, मैंने बार बार उनसे कहा है कि कौन सा प्रावधान है जो किसानों की जमीन छीनने की बात करता है। इस पूरे एक्ट के अंदर मुझे बताएं कौन सा प्रावधान है जो पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने की बात करता है। एक चैनल पर मुझे एक प्रवक्ता ने ये कहा, एक पार्टी के प्रवक्ता ने, कि दलहन की जो इंपोर्ट होती है उससे अडानी अंबानी वो दलहन की इंपोर्ट करेंगे, उसमें पैसा कमाएंगे। तो मैंने जब उनको ये बताया कि आपको जानकारी होनी चाहिए कि 16 मिलियन टन से इस सरकार ने के आने के बाद जो उत्पादन है दलहन का वो 25 मिलियन टन हो गया और देश में 24 मिलियन टन दाल की खपत होती है। तो आज हम दलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भर हैं। तो हमने तो वो जो इंपोर्ट करने वाले व्यापारी हैं, अडानी अंबानी जैसे लोग हैं, उनका रास्ता ही बंद कर दिया है। और तिलहन के क्षेत्र में सरकार लगातार प्रयास कर रही है, नेफेड भी लगातार उसमें काम कर रही है कि आने वाले वर्षों में हम तिलहन के क्षेत्र में भी देश को उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। तो जब हम तिलहन हो दलहन हो उसको आत्मनिर्भर बना देंगे तो फिर उद्योगपति इंपोर्ट ही नहीं करेंगे तो उद्योगपतियों को फायदा कहां से होगा। तो ये इमेजिनरी बातें वो कर रहे हैं। मुझे लगता है प्रैक्टिकली अगर वो बात करें, अगर गेहूं और हम धान की बात करें, उसमें हम पहले से आत्मनिर्भर हैं। फल सब्जी के उत्पादन में हम लीडिंग कंट्री हैं। दुग्ध उत्पादन में अमूल जैसी संस्थाएं, हम देश में दुग्ध उत्पादन में दुनिया के अंदर नंबर 1 है। तो मुझे ये लगता है कि वो जो लोग ये कह रहे हैं वो वास्तव में ज़मीनी हकीकत पर बात ना करके इमेजिनरी जो बातें हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं। तो मैंने बार बार पूछा है कि मुझे बताएं। अब अनुबंध खेती को लेकर ही उन्होंने जो प्रावधान करा, उन्होंने कहा कि किसान को कोर्ट में जाने की बात इजाज़त नहीं दे रहे। हम तो दे देंगे, लेकिन जब किसान के साथ साथ उद्योगपति को जाने की हम इजाज़त देंगे तो वो उद्योगपति किसान को कोर्ट के अंदर घसीट कर उसका लंबा टाइम खींचेगा और उसको जो उसका फ़ायदा मिलना चाहिए, क्योंकि हमने एसडीएम को बाउंड कर दिया है। तय समय के अंदर एसडीएम को डिसीजन देना होगा और किसान के खिलाफ वो कोई डिसीजन दे नहीं सकता है। जो भी वो अगर पेनल्टी लगा सकता है तो 150% की पेनल्टी जो है वो केवल और केवल व्यापारी के खिलाफ लगा सकता है। अनुबंध तोड़ने पर किसान के ऊपर कोई पेनल्टी नहीं, व्यापारी के ऊपर पेनल्टी है। लोन कोई उसकी ज़मीन पर लोन व्यापारी ले नहीं सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा तो उसका मालिकाना अगर वो नहीं हटाता है तो किसान को मिल जाएगा। ज़मीन को रखकर कोई कुर्की की बात एसडीएम कर नहीं सकता है। तो जब एसडीएम का हमने हाथ ही बांध दिया किसानों के पक्ष में और केवल व्यापारियों के खिलाफ ही वो फैसला दे सकता है अगर व्यापारी अनुबंध तोड़ता है, तो ये पूरी तरह एक तरफा किसानों के पक्ष का कानून है। लेकिन फिर भी वो भ्रमित कर रहे हैं कि जमीन छीन लेंगे। आप मंडियों को खत्म करने की बात कर रहे थे, हम कह रहे हैं 42,000 मंडी की जरूरत है, हमको बनानी है। 100 मंडी नेफेड बना रही है नई जो है। अगर मंडी बनाने जरूरत नहीं होती हम क्यों बनाते। हमारा टारगेट बहुत बड़ा है उसमें मंडी बनाने का। प्रथम चरण में हम 100 बना रहे हैं और एक मंडी का उद्घाटन हमने कर भी दिया है। तो मेरा ये कहना है कि जितनी भी बातें वो कर रहे हैं वो इमेजिनरी हैं, उसमें कहीं पर कोई वास्तविकता नहीं है। कानून को ठीक से अगर पढ़ेंगे तो पूरी तरह किसान के हित में कानून है और उसमें किसान का पूरी तरह प्रोटेक्शन है, कंपनियों से भी हर तरह से भी। और साथ ही देश के अंदर एफपीओ का स्ट्रक्चर बढ़ाकर और सहकारी संस्थाओं को स्ट्रेंथन करके जो है वो एक कम्पिटिटिव मार्केट भी किसानों को देने की जो एक कोशिश हो रही है, उसमें उन सब संस्थाओं के ऊपर किसानों का मालिकाना हक है। हमने जो मंडी बनाई है महाराष्ट्र के अंदर, जो उद्धव ठाकरे जी जिसका उद्घाटन कराया है, उसकी मालिक वहाँ का एफपीओ है, वहाँ के किसान हैं।
नेफेड नहीं है, नेफेड केवल बिजनेस पार्टनर है। और जितनी मंडी हम बना रहे हैं उसमें किसान मालिक होगा, नेफेड केवल बिजनेस पार्टनर होगी, और केवल 1% की ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर, तो 7.5% की बचत तो किसान को सीधी उसी में हो जाएगी। तो मेरा ये कहना है कि अब किसान संगठनों को गहराई से, जो प्रतिनिधि हैं उनको गहराई से इस पर चिंतन मनन करना चाहिए और किसानों के हित में फैसला लेते हुए सरकार के जो प्रस्ताव है उनको स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। सरकार ने जो कृषि कानूनों के तहत जो प्रस्ताव हैं उनको भी, और कृषि कानूनों के बाहर जो किसान संगठनों के जो प्रस्ताव हैं, चाहे पराली का है, चाहे बिजली का है, एमएसपी का है, उसको भी स्वीकार कर लिया है। मैं इतना बड़ा मन करके, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे कृषि मंत्री जी ने जब स्वीकार किया है, तो मुझे लगता है किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को बड़ा मन करके बैठना चाहिए और आज उसका हल निकालना चाहिए। यही देश के हित में, यही किसानों के हित में। बिल्कुल हल यहाँ पर निकलेगा कि नहीं, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से देखा जाए, आपने भ्रमित की बात की, तो वो कौन लोग हैं जो उनको भ्रमित कर रहे हैं? क्योंकि आपकी सरकार की तरफ से भी कोशिश रही है जागरूकता अभियान चलाने के जरिए कि नए कृषि कानूनों को लेकर जो है जागरूक किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी ये अवधारणा और इस तरह से भ्रमित, तो हम जानना चाहेंगे कि वो कौन लोग हैं जो भ्रमित कर रहे हैं और जागरूकता अभियान चलने के बावजूद भी क्यों इस तरह से आंदोलन किया जा रहा है? देखिए, अगर हम जागरूकता की बात करें तो देश के अंदर 15 करोड़ किसान हैं, उसमें से 14 करोड़ 99 लाख किसान जो है इन कानूनों के पक्ष में हैं जी। 1 लाख से कम किसान जो हैं देश भर में, अगर आप देखें तो आंदोलन पर हैं। 3 शक्तियां जो मुझे लगता है, एक तो राजनीतिक पार्टियां हैं, अपने वो पिछले दिनों से दिखा कि लगातार वो विरोध करते आ रहे हैं, लेकिन उनका कोई भी विरोध सार्थक नहीं हुआ आज तक। चाहे वो 370 का विरोध किया हो, चाहे NAC का विरोध किया, इसका कानून जो हम लाए थे इसके खिलाफ, नागरिकों के लिए जो लाए थे, NRC नहीं, CA लाए थे, उसका भी उन्होंने विरोध किया। राम मंदिर का बनाने का वो विरोध कर रहे थे। तो कुल मिलाकर वो केवल और केवल विरोध की जो बात करना है, उनको लगता है कि आज उनको एक मौका मिला है, तो कहीं ना कहीं वो इन किसानों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, मुझे लगता है कि पंजाब और के अंदर जो एक आड़तियों का जो एक पूरी एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर जो एक कब्जा है, तो कहीं ना कहीं वो भी इसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरा, मुझे ये लगता है कि इस देश के अंदर कुछ समृद्धशाली किसान हैं जो पीछे मंडी व्यवस्था में अपने इन्फ्लुएंस से अपना उत्पादन तो MSP और अन्य तरह से उसको बेचकर जो है उसका फ़ायदा उठा लेते थे। छोटे किसानों को उनका अधिकार नहीं मिलता था। तो आज हमारी सरकार ने आने के बाद DBT के माध्यम से सीधा छोटे किसानों को फ़ायदा करना जो शुरू किया है, और हमारी जो खरीदी प्रक्रिया है उसमें हमने जो 2 सुधार बड़े किए हैं। एक तो हमने डायरेक्ट सीधा किसान के खाते में भुगतान करके उसका उत्पाद खरीदने की जो बात करी है, उससे आड़ती कहीं ना कहीं साइडलाइन हुआ है। दूसरा, हमने जो बड़े बड़े किसान मंडी के अंदर इन्फ्लुएंस करके अपना उत्पाद बेच जाते थे और छोटे किसानों का नंबर नहीं आता था, उसके लिए हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है, जिसके कारण जो है छोटा किसान भी अब अपना उत्पाद मंडी में आकर आराम से बेच पाता है हमारे सेंटरों पर। तो मुझे लगता है ये सब चीज़ें देखकर उनको ये लगता है, ये तीनों पक्ष जो हैं कहीं ना कहीं इनके अपने हित यहाँ पर जो है मुझे लगता है उनका नुकसान होता दिख रहा है। तो उन हितों को साधने के लिए वो चंद किसानों को इन्फ्लुएंस करके जो है भ्रमित करके इस आंदोलन को जिंदा रखने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये सब किसान जल्दी ही इस बात को समझ जाएंगे और ये आंदोलन भी खत्म हो जाएगा और हम आगे बढ़ेंगे और देश के किसान भी आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। तो क्या माना जाए कि 8वें दौर की बातचीत के बाद जो गतिरोध चला आ रहा है 40 दिनों से, वो खत्म हो जाएगा? क्या उम्मीद करते हैं 8वें दौर की बातचीत से? अगर थोड़ा भी पॉजिटिव माइंड से किसान संगठनों के प्रतिनिधि अगर बैठेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि आज उसका हल निकल जाएगा। लेकिन इससे पहले, बैठक से पहले किसान जो हैं वो संगठन उनकी तरफ से चेतावनी जारी कर दी गई है, सरकार अगर कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती, MSP पे गारंटी नहीं देती है, तो पूरा खाका उन्होंने तैयार कर लिया है कि हम ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, अपने आंदोलन को एक बड़ा रूप देंगे। तो ऐसे में उसको लेकर किस तरह से तैयार है ये चुनौती पार करने के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि वो केवल दबाव बनाने के लिए सब कह रहे हैं, क्योंकि हर पक्ष ये चाहता है कि मेरा दबाव बातचीत में ज़्यादा रहे, तो मेरे पक्ष में ज़्यादा फैसले आएँ। तो अगर ये भी उनकी मंशा है तो सरकार ने खुले मन से उनसे बातचीत करने का जो प्रस्ताव है उसको स्वीकार किया है। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कोई ना कोई हल आज निकल जाएगा। अगर हल नहीं निकलता है तो ये देश के लिए और किसानों के लिए चिंता का विषय बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना टाइम देने के लिए। तो बिल्कुल 8वें दौर की बातचीत जो है वो चल रही है, समाधान निकलता है या नहीं ये सबकी निगाहें जो हैं वो टकटकी लगाए बैठे हैं। हालांकि जो सरकार है उसने 2 शर्तों को मान लिया है, लेकिन जो किसान है वो लगातार इसी जिद पर अड़े हुए हैं कि जो नए कृषि कानून है उनको वापस लिया जाए और MSP पर श्योरिटी जो है वो दी जाए। ऐसे में इस बात पर कैसे सामंजस्य बैठता है सरकार और किसानों के बीच, वो यहाँ पर देखना रहेगा। इसी के साथ जनसत्य न्यूज़ में बस इतना ही। नमस्कार।